मेरा नाम सोनम है। पिछले 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मैं इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मुझ जैसी लड़कियों की शादियां नहीं होती। मैं बेजुबान थी। मैं बचपन से ही ऐसी नहीं थी। जब मैं 9 साल की थी तब मेरे पापा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। दरअसल मेरे पापा सरकारी कर्मचारी थे। उनके दफ्तर के ही कुछ लोगों ने मिलकर उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने रिश्वत ली है। रिश्वतखोरी के जुर्म में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इस बीच उनकी बहुत बदनामी हुई थी। लोग उन्हें रिश्वतखोर कहने लगे थे। उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं। पापा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। हम भी अपने पापा से इतना प्यार करते थे कि हमेशा हमने अपने पापा का कहना माना था। कभी उनकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं किया था। हमारा छोटा सा परिवार खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पापा ने ऑफिस में कुछ लोगों को रिश्वत लेते हुए देख लिया था और वो उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। जब उल्टा उन लोगों ने ही मेरे पापा को रिश्वतखोरी के जुर्म में अरेस्ट करवा दिया था। अरेस्ट होने की वजह से पापा की बहुत बदनामी हुई थी। पापा के एक दोस्त बहुत अमीर थे जो उन दिनों अपने काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। जब वो वहां से वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके जिगरी दोस्त के साथ ये सब कुछ हो गया। उन्होंने मेरे पापा की मदद करने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे पापा को जेल से रिहा करवा दिया था। पापा उनके बहुत आभारी हो गए थे। उनका नाम मनोज अंकल था। वो हमें भी बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही चाहते थे। मेरे पापा जेल से छूट गए थे और घर आ गए थे, मगर आसपास के लोग उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे। ये सब कुछ मेरे पापा से बर्दाश्त ना हो सका। रात का समय था जब पापा अपने कमरे में बैठे हुए बुरी तरह से रो रहे थे। मेरी मम्मी छोटी बहन को लेकर उसके कमरे में सो रही थी और उस रात मैं अपने पापा के पास थी जब मेरे पापा ने मुझे सोने के लिए कहा था। मुझे शुरू से ही अपने पापा से बहुत लगाव था, इसीलिए मैं ज्यादातर अपने पापा के साथ ही रहती थी। पापा ने मुझसे कहा कि बेटा सो जाओ, काफी रात हो गई है, सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। पापा की बात पर मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। पापा को लगा था कि उनकी बेटी सो गई है, मगर मैं तो जाग रही थी। जब अपने पापा के रोने की और सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, तो मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। भला मेरे पापा इतने परेशान थे, इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे, तो मैं कैसे सो सकती थी? उसी समय भले ही मेरी उम्र कम थी, मगर मैं बहुत समझदार थी। पापा ने इस समय कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वो रस्सी को पंखे से बांधने लगे। उस समय मेरी समझ में नहीं आया था कि पापा क्या कर रहे हैं। उसके बाद पापा ने रस्सी का घेरा बनाया और इस तरह पापा ने अपनी जिंदगी ले ली थी। जब मैंने अपने पापा को मृत हालत में देखा तो मेरी एक जोरदार चीख निकली थी। मेरी चीख इतनी ज्यादा थी कि मेरे दिल को एक गहरा सदमा लगा था और मेरी आवाज भी उसी समय जा चुकी थी। जुबान होते हुए भी मैं पूरी बेजुबान हो गई थी। काफी दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही थी। मुझे बुखार आ गया था। आखिर इतनी कम उम्र में अपने पिता की मौत जब कोई बच्चा अपनी आंखों से देख ले तो उसके दिल पर क्या सदमा बैठ सकता है, ये तो आप लोग अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। अपने पापा की आंखों में मैंने अपनी आंखों के सामने बंद होते हुए देखी थी। ये सब मैं बर्दाश्त ना कर सकी और अपनी आवाज गवा बैठी थी। मम्मी और मेरी बहन पापा की मौत पे बहुत रोई थी, जबकि मुझे पापा की मौत पे रोना नहीं आया था। मेरी आंखों के आंसू तो जैसे खुश्क हो गए थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पापा की मौत के उस नज़ारे के अलावा मेरी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ना तो मेरी जुबान से शब्द निकल रहे थे और ना ही मेरे चेहरे पे किसी तरह के एक्सप्रेशन आ रहे थे। मैं गुमसुम सी हो गई थी। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो मेरे घर वालों को पूरी बात बता दी गई थी कि ये सदमा सिर्फ मेरे दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी लगा था और मैं धीरे धीरे अपने दिमाग से भी कमज़ोर होती गई थी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। मैं काफ़ी हद तक रिकवर हो गई थी। मेरे इलाज का सारा खर्चा मनोज अंकल ने उठाया था, क्योंकि पापा के जाने के बाद तो
हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। ये तो अच्छा था कि मेरी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मेरा इलाज करवाने की भी काफ़ी कोशिश की थी कि मेरी आवाज़ वापस आ जाए, मगर मेरी आवाज़ वापस ना आ सकी थी और काफ़ी वक्त इसी तरह से गुजर गया था। फिर हम दोनों बहनें बड़ी हो गई थीं। मैं बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मेरी आवाज़ ना होने की वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे थे। मम्मी चाहती थी कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि मम्मी ने पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों की परवरिश बड़ी मुश्किल से की थी। अब वो चाहती थी कि हम दोनों बहनें अपने ससुराल जाकर सुखी रह सकें। लेकिन लोग कहते थे कि तुम्हारी बड़ी बेटी का रिश्ता लगना तो इम्पॉसिबल ही है, इसीलिए तुम अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दो, ताकि बड़ी के चक्कर में छोटी की उम्र ना निकल जाए। मैं बहुत सीधी और भोली भाली थी। लोगों की बातें मुस्कुराकर सुन लिया करती थी और जितना हो सके लोगों की बातों को इग्नोर भी कर दिया करती थी। मेरी छोटी बहन किसी की भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर उसके सामने उसे कोई कुछ गलत बोलता तो वो उसके मुंह पे ही जवाब दिया करती थी। फिर एक दिन उसके लिए रिश्ता आया। मम्मी की तो शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि पहले उनकी बड़ी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि अगर उन्होंने छोटी बेटी की शादी पहले कर दी तो उनकी बड़ी बेटी के अंदर और ज़्यादा कमियां निकलने लगेंगी। उसकी शादी में और ज़्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। मगर अब क्या कर सकते थे। लड़के वाले बहुत जिद कर रहे थे कि उन्हें मेरी छोटी बहन गुंजन पसंद आ गई है और वो लोग बिना दान दहेज के शादी करने के लिए तैयार हैं। मैं इशारों में बातें कर लिया करती थी। जब मैंने देखा कि मेरी मम्मी मेरी वजह से परेशान हो रही है, तो मैंने उसको इशारों से कहा था कि आप मेरी फिक्र मत करो, मैं आपके साथ रहूंगी। आप गुंजन की शादी कर दो, वो अपने ससुराल की हो जाएगी। आखिर कब तक मेरी वजह से मेरी छोटी बहन घर बैठी रहेगी। मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया था और कहा था कि तुम देखना, एक दिन तुम्हारे लिए भी कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें ले जाएगा। जैसे तैसे मेरे समझाने पे मम्मी ने लड़के वालों से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी बहन को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। इस तरह उसकी शादी हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। मेरी बहन अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी रह रही थी। मम्मी उसकी तरफ से बहुत बेफिक्र थी। काफी वक्त इसी तरह से गुजर गया, जब एक दिन मनोज अंकल हमारे घर आए और उन्होंने मम्मी से मेरे भी रिश्ते की बात की थी। मनोज अंकल कहते थे कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बना लेता, मगर भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं। मैं आप लोगों के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सोनम के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। मम्मी ये बात सुनकर खुश हो गई थी, मगर फिर उनका मन उदास हो गया था। उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी किसी से घर में नहीं करूंगी जहां पर जबरदस्ती मेरी बेटी को कंप्रोमाइज करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि जैसे नॉर्मल लड़की अपने ससुराल में रहती है, इस तरह से मेरी बेटी भी रहे। ऐसा ना हो कि लड़के वाले मेरी बेटी की हालत देख देख कर बार बार हमें जताएं कि उन्होंने हमारी बेटी को एक्सेप्ट करके हम पर कोई एहसान किया है। मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। मनोज अंकल कहने लगे, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मगर उसकी भी एक टांग में पोलियो है। वो दो भाई है, सिर्फ लड़की की माँ है। पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं। लड़के का अपना मेडिकल स्टोर है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे हमारी सोनम बहुत खुश रहेगी। आखिर हमारी सोनम में कमी है तो उनके बेटे में भी तो कमी है। वहाँ पर सोनम का जोड़ अच्छा रहेगा। आप कहें तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये बात सुनकर मम्मी ने कहा था कि अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मुझे एक बार सोनम से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरी बेटी जन्म से बेजुबान नहीं है। अपने पिता की मौत का सदमा उसने अपने दिल पर इतना गहरा ले लिया है कि वो इस दिन के बाद से कभी दोबारा बोल ही नहीं पाई। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे और नॉर्मल इंसान से हो, मगर क्या कर सकते हैं। शायद भगवान को यही मंजूर है। जिस तरह मेरी बेटी के अंदर कमी आ गई है, उसको भी कोई ऐसा ही पति मिलेगा। मनोज अंकल ने कहा कि भाभी जी, लड़का बहुत अच्छा कमाता है,
इतना कमा लेता है कि आपकी बेटी को ईमानदारी और मेहनत की कमाई से बहुत खुश रखेगा। मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। हम लड़के को देख लेते हैं और उसके घर परिवार से मिल लेते हैं। उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। मगर उससे पहले मैं अपनी बेटी से उसकी राय जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, हाँ हाँ, आप अपनी बेटी से आराम से पूछ लीजिए और फिर मुझे बता देना। मम्मी ने जब मुझसे इस बारे में बात की तो मैंने दिमाग लगाया। सोचा था कि आखिर मैं कब तक अपनी मम्मी को इस तरह से तंग करती रहूंगी। वो चाहती हैं कि वो मेरी शादी कर दें और मैं अपने ससुराल में खुश रहूं। इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरी शादी वैसे भी कहीं और नहीं होनी है। अगर मेरा भाग्य इसी लड़के के साथ जुड़ा होगा तो यहीं से मेरी शादी हो जाएगी। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मम्मी बहुत खुश हो गई थी। जब वो लड़के से मिली तो उन्हें देखकर बेहद अफसोस हुआ था, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। एक टांग से लाचार होते हुए भी वो बहुत मेहनत करता था। इस तरह मेरा रिश्ता उसके साथ पक्का हो गया था और मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि जब मुझे मेरी सास देखने के लिए आई थी तो उन्होंने मुझे अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताया था और उसकी फोटो भी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम हमारे घर में बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें बहू बनाकर नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। और फिर मेरी शादी वरुण के साथ हो गई थी। मुझे वरुण पसंद आया था। उसने भी मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी और मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी तरह से गुजरने लगी थी। कब मेरी शादी को 1 साल गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा एक छोटा देवर भी था। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया था। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी बहू नहीं समझा था, बल्कि हमेशा बेटियों की तरह ही ट्रीट किया था, क्योंकि मेरी सास की कोई भी बेटी नहीं थी। मेरा ससुराल छोटा सा था। 2 कमरों का घर था। एक कमरे में मैं और मेरे पति रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में मेरी सास और देवर रहते थे। छोटा सा आंगन था। अब मेरी सास चाहती थी कि वो अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दे। मेरा देवर पूरी तरह से नॉर्मल था और अब वो भी अपने भाई की तरह उनके साथ मेडिकल स्टोर पर जाने लगा था। दोनों भाई मिलकर मिल बांट कर काम किया करते थे और उन दोनों की कमाई से ही घर चल रहा था। मेरे पति और सास ने मुझे कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। मैं घर के सारे काम करती थी। अपनी सास को कभी कुछ भी नहीं करने देती थी। मेरी सास ने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दिया था। मेरी सास बहुत अच्छी थी। वो ज्यादातर अब बीमार रहती थी और अपने कमरे में ही रहती थी। वो चाहती थी कि उनके छोटे बेटे की पत्नी भी उनकी बड़ी बहू की तरह हो, जो घर को अच्छी तरह से संभाल ले और घर में निभाने वाली हो। फिर एक दिन मेरी सास को पड़ोस की एक औरत ने मेरे देवर रवि के लिए एक लड़की बताई थी। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आई थी और इस तरह से उनका रिश्ता मेरे देवर के साथ पक्का हो गया था। और फिर मेरे देवर की भी शादी हो गई थी और मेरी सास जिस कमरे में वो अपने बेटे के साथ रहती थी, अब उन्होंने बाहर आंगन में अपनी चारपाई डाल ली थी और उस कमरे में अब उनके छोटे बेटे बहू रहने लगे थे। मेरे पति को ये बात पसंद नहीं आई थी कि उनकी माँ आंगन में रहे, इसीलिए उन्होंने मेरी सास से मेरे कमरे में रहने के लिए कहा था। मुझे भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। मेरी सास मेरी माँ समान थी। वो हमारे कमरे में रह सकती थी। मेरी सास अब पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी, क्योंकि मेरी देवरानी का बिहेवियर बहुत खराब था। वो घर का कोई काम काज नहीं करती थी और ना ही घर में किसी से ढंग से बात करती थी। उन दिनों दोनों भाई मेडिकल स्टोर पर गए हुए थे जब मैं अपनी मम्मी से मिलकर ससुराल वापस आई थी। उस समय लगभग रात के 7 बज रहे थे। मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और मेरी देवरानी के कमरे से किसी के बोलने की आवाजें आ रही थीं, जबकि मेरी सास मेरे कमरे में ही थी। मुझे लगा कि शायद उनका भाई आया होगा, इसीलिए मैं किचन में आ गई। मेरी देवरानी तो अपनी मर्जी से ही किचन में जाती थी। मैं उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखती थी, इसीलिए उसके आए मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गई। चाय बनाने के बाद मैं जैसे ही उसके कमरे की तरफ गई और मैंने उसके कमरे का दरवाजा बजाया तो उसने झट से कमरे का दरवाजा खोल दिया और कहने लगी, क्या चाहिए?
उसने जैसे ही मेरे हाथ में नाश्ते की ट्रे देखी तो कहने लगी, ये भी कोई टाइम है चाय पीने का? क्यों लेकर आई हो? मैंने उसे इशारे से कहा कि तुम्हारे कमरे में कोई मेहमान बैठा है, उसके लिए ही लाई हूँ। तो वो कहने लगी कि मेरे कमरे में तो कोई भी मेहमान नहीं है। ये कहकर उसने मुझे दोबारा से जाने के लिए कहा। मैं खामोशी से किचन में वापस आ गई थी और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। जब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी देवरानी के कमरे से निकलकर कोई घर के दरवाजे की तरफ गया है, मैं जैसे ही किचन से बाहर देखने के लिए निकली तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी झट से मेरे सामने आ गई और कहने लगी, तुम क्या हमेशा मेरे कमरे की ताका झाकी करती रहती हो? अपने काम पे ध्यान दिया करो। ये सब बड़ा ही अजीब था क्योंकि सारा दिन इस घर में मैं और मेरी सास ही रहती थी। लेकिन जब से मेरी देवरानी आई थी, घर का माहौल बहुत बदला बदला सा होने लगा था। मेरी देवरानी के पास मोबाइल भी था क्योंकि मेरे देवर ने उसे शादी के कुछ दिनों बाद ही मोबाइल लेकर दिया था। मोबाइल तो मेरे पति ने भी मुझे लेकर दिया था, लेकिन मैंने अपने पति से इनकार कर दिया था। उन्हें अपने इशारों से समझा दिया था कि मोबाइल फ़ोन पर बात करने के लिए होता है। मैं तो डायरेक्टली इंसान से बात कर ही नहीं सकती, तो फ़ोन पर क्या बात करूँगी? इसीलिए मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मगर अब धीरे-धीरे मेरी देवरानी के अंदर बहुत बदलाव आ चुके थे। अभी उसकी शादी को 4 महीने हो गए थे। वो मुझे और मेरी सास को बहुत तंग करती थी। वो ज़्यादातर चीज़ों के इल्ज़ाम हम दोनों सास-बहुओं पर ही लगाती थी। अपने पति से हम दोनों की ही वो शिकायतें करती रहती थी कि ये दोनों सास-बहुएँ मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं जो भी काम करती हूँ, उसमें ये नुक्से निकालती रहती हैं। मुझे टाइम पे खाना नहीं देती, हमेशा मुझे ताने देती रहती है, जबकि असल में तो वो कोई काम करती ही नहीं थी। मेरा देवर भी बहुत ही कच्चे कानों का था, इसीलिए अपनी पत्नी की बातों में वो आसानी से आ जाया करता था। लेकिन अपनी शादी के कुछ दिनों तक मेरे देवर ने अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर किया था। मगर जब उसकी पत्नी रोज-रोज उससे वही सब बातें करती थी, तो वो अब अपनी माँ और भाभी को बुरा समझने लगा था। मेरा पति तो ज़्यादातर अपनी मेडिकल शॉप पे ही होता था, इसीलिए घर के मामलातों के बारे में उसे ज़्यादा पता नहीं होता था। मगर देवर अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गया था। वो पूरी तरह से अपनी पत्नी के कब्जे में आ गया था। मेरी सास दिन-रात रोती रहती थी, कहती थी कि ये ना जाने कैसी बहू मैं घर में लेकर आई हूँ, जिसने मेरे पूरे घर के माहौल को बदल कर रख दिया है। हमेशा हमारे घर में लड़ाई झगड़े ही होते रहते थे। मैं तो अपनी देवरानी को कोई जवाब दे ही नहीं सकती थी, लेकिन मेरे बदले का जवाब मेरी सास दिया करती थी। ज़्यादातर लड़ाई मेरी देवरानी की मेरी सास से ही होती थी। मैं ये बात जानती थी कि मेरी देवरानी की हर बात बहुत गलत होती है, मगर फिर भी मैं अपनी सास को समझा बुझाकर शांत कर दिया करती थी। अब तो मेरी देवरानी घर से अलग रहने को कहती थी, जबकि मेरा देवर दूसरे घर में लेकर नहीं जा सकता था उसको, क्योंकि इतनी महंगाई के ज़माने में वो अपना अलग घर कैसे बना सकता था और ना ही वो किराए पे जा सकता था। इसीलिए अब उन दोनों पति-पत्नी के बीच में ही दिन-रात झगड़े होने लगे थे। एक दिन तो मेरा देवर तंग आकर अपने कमरे से बाहर निकला और मेरी सास के पास आकर बैठ गया। उनसे कहने लगा कि आप दोनों सास-बहुएँ खुद ही तो पसंद करके लाई हो ना मेरी पत्नी को, मेरे लिए, तो फिर क्यों इसके पीछे पड़ गई हो? मेरी शादी करवाई है तो फिर मुझे सुकून से रहने दो। मैं जब घर के अंदर आता हूँ तो ये रो रही होती है कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ। आखिर आप लोग इसे चैन से क्यों नहीं रहने देते हो? मैं इसको अपना घर बसाने के लिए लाया हूँ, तुम लोगों के कामों के लिए तो नहीं लाया हूँ ना। और वैसे भी घर का काम-काज करने के लिए भाभी तो है ना, तो फिर घर का सारा लोड आपने मेरी पत्नी के ऊपर क्यों डाल रखा है? वो घर के सारे काम करते-करते थक जाती है, जबकि जिस दिन से मेरी पत्नी ने इस घर में कदम रखा है, भाभी सारा-सारा दिन आराम करती रहती है। आपको अपनी बड़ी बहू से इतनी ही हमदर्दी है, तो फिर छोटी बहू लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि बेटा, हम तुम्हारी पत्नी से कोई काम नहीं करवाते, सारा काम तो तुम्हारी भाभी ही करती है, उसका अपना ही मन करता है तो भले कुछ कर लेती है,
वरना वो कुछ भी नहीं करती। और जब से तुम्हारी पत्नी इस घर में आई है, तो तुम खुद ही बताओ, तुमने अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना अभी तक खाया है? तेरी भाभी ने ही खाना बनाया है अभी तक। आखिर घर के काम कितने ही होते हैं, सारे काम सोनम ही करती है। वो तेरी पत्नी से कोई काम नहीं करवाती, बल्कि ये बेचारी तो मेरा और तेरी पत्नी का भी खुद ही सब कुछ साफ करती है। मेरा देवर कहने लगा, तो क्या मेरी पत्नी झूठ बोल रही है? मेरी सास ने कहा, ये तो तुम ही बेहतर जानते हो, या फिर तुम्हारी पत्नी जानती है। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि मेरी देवरानी भी वहां पर आ गई और उसने बात का बतंगड़ बना दिया। जो बात पहले खामोशी से हो रही थी, अब वो लड़ाई झगड़े में बदल गई। मेरे देवर ने आखिर कह दिया कि उसे अपने भाई के मेडिकल से आधा मेडिकल खुद लेना है, जिससे वो अलग से उसे चला सके। अब वो अपने भाई के पास नौकरी नहीं कर सकता, उसे अपना खुद का काम करना चाहता है। लेकिन ये सारा काम तो मेरे पति का था। उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने पास नौकरी पर रखा हुआ था, मगर उनका कहना था कि इस मेडिकल में हम दोनों की मेहनत है। इस हिसाब से मेडिकल पे हम दोनों भाइयों का आधा आधा हक बनता है। लेकिन मेरी सास ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने जब ये बात मेरे देवर को बताई, तो वो बहुत ही आग बबूला होकर कहने लगा, तो फिर इस घर का ही बंटवारा कर दो। ये घर आधा आधा हम दोनों भाइयों का है। मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरी सास की तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके दोनों बेटे अलग अलग हों। वो दोनों पति पत्नी तो अपने कमरे में जा चुके थे। मैं अपनी सास को संभालने की कोशिश कर रही थी कि इतने में ही मेरे पति आ गए। जब उनको ये बात बताई गई, तो मेरे पति को तो बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि अभी तक तो मेरे पति इन सारी बातों से अनजान थे। अब उनको पता चल गया था कि घर का माहौल कैसा चल रहा है। अपने भाई की बात सुनकर कि उसे घर का बंटवारा करना है, उनके दिल पे बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था। वो काफी दिनों तक अपने भाई से बोले नहीं थे। घर का माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ चल रहा था कि तभी इसी दौरान मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। एक तो वो बेचारे पहले से ही एक टांग से लाचार थे। जब वो मेडिकल से आते समय सड़क पार कर रहे थे, तो उसी समय तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको एक जोरदार टक्कर मार दी और वो बच नहीं सके। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अपने पति की मौत पर मैं बहुत रोई थी। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी सास का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो बार बार अपने बेटे को याद करके रोती और कहती कि इस उम्र में तो मुझे चले जाना चाहिए था। मेरा बेटा क्यों मुझे छोड़कर चला गया? अब हम दोनों सास बहुएं ही इस घर में एक दूसरे का सहारा बचे थे, क्योंकि मेरा देवर तो अपनी माँ को कभी भी पलट कर देखता भी नहीं था। मेरी मम्मी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। उन्होंने कहा था कि अब तुम्हारा इस घर में कोई भी नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मगर मैंने मम्मी से इनकार कर दिया था। मेरी सास ने भी मम्मी से कहा था कि ये मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, और मेरी बेटी को मुझसे जुदा मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक इसे मेरे साथ रहने दो। जिस दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तुम इसे यहाँ से ले जाना। मम्मी चाहती थी कि वो मेरी दूसरी शादी करवा दें, मगर अब मैं शादी नहीं करना चाहती थी। शादी के 3 साल बाद ही मैं विधवा हो गई थी, और फिर मैं भी अपनी सास को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। मेरे इनकार पर मम्मी मुझे मेरी सास के पास ही छोड़कर चली गई थी। अब हमारे दिन पहले से भी ज्यादा बुरे गुजरने लगे थे। मेरे पति के पूरे मेडिकल पर मेरे देवर ने अपना कब्जा कर लिया था, और इस घर पर भी मेरी देवरानी का ही राज चलने लगा था। एक दिन मैंने देखा था कि मेरी देवरानी किसी से फोन पे बात कर रही थी। वो बहुत प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रही थी, क्योंकि मैं उसके कमरे में किसी काम से उस वक्त गई थी। मगर जब मैंने उसके कमरे में आती हुई आवाजें सुनी, तो मैं उसके दरवाजे पे ही रुक गई थी। मुझे लगा कि वो शायद मेरे देवर से ही इस तरह की बातें कर रही है, मगर वो इतनी धीमी आवाज में और इतनी मीठी आवाज में बात कर रही थी कि मुझे हैरानी हुई थी। वो जब हमसे लड़ाई लड़ती है, तो उसकी आवाज बड़ी ही कड़क होती थी, और इस समय तो उसकी आवाज में बड़ी ही नरमी थी। उसने इधर उधर की बातें करके आखिर में उसने कुछ ऐसी बात कर दी थी कि जिसे सुनकर मैं हैरान हुई थी, और मेरे दिल में हजारों सवाल उठने लगे थे।
वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जो शायद मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी ही बातें सुन ली हैं, तो थोड़ी और भी सुन लेती हूँ। और फिर आखिर में फ़ोन बंद करते समय उसने कहा था कि अच्छा, चलो फिर मैं बाद में बात करूँगी राजेश। मैं ये सुनकर चौंक गई थी। आखिर ये किस राजेश से बात कर रही थी? मेरे देवर का नाम तो रवि था। इसका मतलब ये था कि मेरी देवरानी जो इतनी प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रही थी, वो मेरे देवर से नहीं कर रही थी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने देवर को इस बारे में बताकर ही रहूंगी। लेकिन मेरे देवर के आने में बहुत टाइम था। ये सारी बात मैं इशारों से सबसे पहले अपनी सास को समझाती थी। मेरी सास कहने लगी कि बेटा, मुझे तो इस लड़की पे पहले से ही शक था। मुझे तो ये पहले से ही ठीक नहीं लगती थी। अब तुम देखो, मैं अपने बेटे को सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि मेरी सास भी समझ गई थी कि मेरी देवरानी किसी और से फ़ोन पर बातें कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि मेरा देवर और मेरी देवरानी बहुत ही दोनों चालाक हैं। अगर उन्होंने मेरी सास से सबूत मांगा, तो फिर मैं उन्हें क्या सबूत दूंगी? मैंने अपनी देवरानी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना है। मैंने इस बार अपनी सास को कह दिया था कि अभी हम इस बारे में रवि से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमसे इसको लेकर सबूत मांगेगा, हमारी सच्चाई का। मैंने उससे कहा था कि अगली बार अगर मैं ऐसी कोई हरकत भी अपनी देवरानी को करते हुए देखती हूँ, तो मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी, ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। मेरी सास कहने लगी कि हाँ, तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम उस दिन दोनों सास बहुएं खामोश हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से देखा था कि मेरी देवरानी किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं अपनी देवरानी के कमरे में झांक रही थी। मुझे अपनी देवरानी की शक्ल तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मोबाइल वाले बंदे की शक्ल साफ नजर आ रही थी। लगता था कि मेरी देवरानी को सबको नाम से पुकारने की आदत है। इस बार मेरी देवरानी वीडियो कॉल पर कह रही थी कि मुकेश, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब ये मुकेश कौन था? अब मैं चुप नहीं रह सकती थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो मेरे देवर को धोखा दे रही है और मेरे देवर पर उसके प्यार का भूत सवार है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तभी तो उसे अपनी पत्नी की हरकतें दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे उसकी कमजोरी मेरे हाथों में आ रही थी, मगर मैं बेजुबान कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ ना कुछ तो जरूर ही मुझे करना ही होगा। मुझे इस बार मैंने ये बात अपनी सास को नहीं बताई। मेरी सास तो वैसे भी यही चाहती थी कि किसी भी तरह से मेरी देवरानी इस घर से निकल जाए। वो जरूर भावनाओं में बह जाती, इसीलिए मुझे समझदारी से काम लेना था। मैंने अपने देवर के आने का इंतजार किया और अपनी सास के सामने अपने देवर को इशारों से ये बात समझा दी थी कि उसकी पत्नी गैर मर्दों से फोन पर बातें करती है। मैंने उसे समझाया कि आज भी वो वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा तैयार होकर कह रही थी कि मुकेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी बात समझकर तो मेरे देवर की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। तभी मेरी देवरानी बीना वहां पर आ गई और कहने लगी कि रवि, तुम अपनी गूंगी भाभी की बातों में आ रहे हो। ये औरत तो गूंगी होने के साथ साथ बेवकूफ भी है। भला मैं किससे फोन पर बात करूंगी? मैं तो मोबाइल में सीरियल देख रही थी और जैसे जैसे डायलॉग उसमें आ रहे थे, उन डायलॉग्स को मैं कॉपी कर रही थी और उनके जैसी एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी। ये सब करने का मुझे शौक है। पूछो अपनी भाभी से, क्या इन्होंने मोबाइल की स्क्रीन पे किसी को मुझसे बात करते हुए देखा था? मेरे देवर ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा कि आपने किसी की आवाज़ मोबाइल की तरफ से आती हुई सुनी थी या किसी को मोबाइल स्क्रीन पे देखा था? मेरा मन बिल्कुल साफ था। मैं चाहती तो अपनी देवरानी पे और भी इल्जाम लगा सकती थी, मगर मैं जितना जानती थी मैंने उतना ही बताया। मैंने ना में सिर हिला दिया। मेरी देवरानी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि मेरी सास ने अपना सर ही पकड़ लिया था। मेरे देवर को बहुत गुस्सा आया था। वो मुझ पर जोर से चिल्लाया। मैं डर कर अपनी सास के पीछे हो गई थी। मेरा देवर कहने लगा, अगर वीना मोबाइल पकड़कर एक्टिंग कर रही थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी से बातें कर रही थी। पहले बात की जांच पड़ताल निकाल लिया करो कि कौन क्या कर रहा है।
बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए भाभी। आखिर आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पवित्र पत्नी पर आरोप लगाने की? अपने देवर की बातों से तो मैं बेहद ज्यादा डर गई थी। उनकी पत्नी कितनी पवित्र थी, ये तो मैं अब बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मगर मैंने इस बार भी गलती कर दी थी। बिना ही सबूत के मैंने अपने देवर को उनकी पत्नी की हकीकत के बारे में बता दिया था, जिस पर मेरे देवर ने मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया था। मेरी देवरानी ने आग में तेल डाला और रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि इस औरत ने बेजुबान होते हुए भी मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। सोचो, ये बोलती होती तो ना जाने क्या करती। इसने तो ये भी नहीं सोचा कि ये अब विधवा हो चुकी है, अपने देवर की कमाई खा रही है, इसलिए इस घर में खामोशी से रहती रहे। मगर नहीं, जिनकी कमाई खा रही है उसी की पत्नी पर इल्जाम लगाने पर आ गई है। ये सब सुनकर मेरी सास जोर जोर से रो रही थी। उसने तो मुझ पर ये इल्जाम भी लगा दिया था कि ये मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों करती रहती है। इसे कोई हक नहीं बनता कि मेरे कमरे में ताका झाकी करने का। मेरा देवर कहने लगा कि माँ, मुझे तो लगता है कि आपको भाभी को उनके मायके पहुंचा देना चाहिए। मैं कल ही भाभी को उनके मायके छोड़कर आता हूँ, क्योंकि भाभी की अगर यही हरकतें रही तो हमारे घर में कभी भी सुख शांति भरा माहौल नहीं बन सकेगा। मेरी सास ने मेरा मजबूती से हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि नहीं, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे साथ ही यहीं रहेगी। मेरे देवर ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा कि कल अपना सामान तैयार करके रखना, कल तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊंगा। मैं गर्दन हिलाते हुए रोने लगी थी और अपनी सास को अपनी रोती हुई नजरों से बता रही थी कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। जबकि मेरी सास का भी यही हाल था। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी सास जानती थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये सब करना मुझ पर बहुत भारी पड़ गया था। मैं सारी रात रोती रही थी और मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। अगर मेरा पति आज जिंदा होता तो शायद मुझे और उसकी माँ को इन सारी मुश्किलों का और तकलीफों का सामना ना करना पड़ता। अगले दिन मेरे देवर ने मेरी देवरानी से कह दिया था कि वो मुझसे मेरा कमरा खाली करवा ले, क्योंकि वो मुझे मेरे मायके छोड़कर आएगा। इसीलिए वीना ने मेरे कमरे का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। मैं रो रही थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, मगर वो मेरा कोई भी इशारा समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उसके पैरों में गिर गई तो वो कहने लगी कि और करो मेरी जासूसी करने की तुम्हें यही सजा मिलेगी। तुम्हारी असल जगह तुम्हारे घर पर ही है। तुम्हारे जाने के बाद मैं इस बुढ़िया को भी ठिकाने लगा दूंगी। फिर इस घर में अकेली आराम से ऐश करूंगी। मेरे कमरे में छुप छुप कर मेरी हरकतों पर नजर रख रही थी, मगर मैंने उसके पैर मजबूती से पकड़ लिए और उसे इशारों से कहा कि अब मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो उसने कहा कि अच्छा, तो फिर ठीक है, लेकिन तुझे इस घर में छोटी सी चूहिया बनकर एक तरफ ही रहना होगा। ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मुझे तेरे जाने के बाद घर के काम काज की बहुत परेशानी भी होगी। चल, तू फिर तू यहीं रह। उसने मेरे बाल मजबूती से पकड़े और कहने लगी, मगर जो गलती तूने की है, ऐसी गलती अगर दोबारा करने की कोशिश की तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी, ये तू बहुत अच्छी तरह से जानती है। चल अब उठ। और ये सारा सामान समेट कर इस जंग में मेरी देवरानी जीत चुकी थी। अब वो हम दोनों सास बहुओं को ढंग का खाना भी नहीं देती थी। दोनों पति पत्नी खाना खाकर मिलजुल कर आराम से रहते थे और आराम से खाते थे और सो जाते थे। हम दोनों सास बहुओं को उनके आगे का बचा हुआ खाना ही मिलता था, जो मैं खुद भी नहीं खाती थी। अब अपनी सास को खिला दिया करती थी, क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी। इसीलिए ये खाना मुझसे ज्यादा उनके लिए बेहद जरूरी था। मेरी देवरानी ने मेरे देवर से ना जाने क्या कहा था कि वो मुझे घर से निकाल नहीं पाया था, मगर ये सब देखकर मेरी सास बहुत परेशान थी। वो कहती थी कि बहू, मेरी वजह से तू इस घर में टिकी हुई है। अगर तू चाहे तो अपने मायके जा सकती है,
मगर मैंने उनके हाथ पकड़ लिए थे और उन्हें अपनी रोती हुई आंखों से समझाया था कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने हमेशा मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। भला मैं ऐसे मुश्किल समय में उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी? पहले तो मेरी देवरानी मुझे और मेरी सास से छुपकर ये सारे काम करती थी, लेकिन अब वो खुलेआम सब कुछ करने लगी थी, जिससे ये सब साफ-साफ ज़ाहिर हो गया था कि वो एक कैरेक्टरलेस औरत थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसे अपनी खूबसूरती के जाल में मर्दों को फंसाने की बहुत चाहत थी। वो मर्दों को फंसाकर उससे पैसे लूटती थी, उसके साथ खुशी-खुशी बातें करके उनसे अपनी तारीफें करवाती थी। ये सब करना उसे बहुत पसंद था। हम दोनों सास-बहुएँ कुछ नहीं कर सकती थीं, इसीलिए हम ये सब देखकर भी खामोश थे और चुपचाप देखते रहते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि मर्द घर में भी आते थे और आते ही उसके कमरे में चले जाते थे। काफ़ी देर बाद वो लोग निकल कर जाते थे। अभी तक इस बारे में मेरे देवर को पता नहीं चला था कि उसकी पत्नी कैसी है। वो तो अपनी माँ और अपनी भाभी को ही गलत समझता था। मैं चाहकर भी उसकी सच्चाई अपने देवर के सामने नहीं ला सकती थी, क्योंकि अब मैं जानती थी कि मेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला था, क्योंकि मुझे खामोश ही रहना था। उसने कहा था, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की, तो मैं इस बुढ़िया को जान से मार दूंगी। वो मेरी सास को मारने की धमकी दिया करती थी और कहती थी कि तुझ पर इतने इल्जाम लगाऊंगी कि तुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगेगी। वो बहुत शातिर और चालाक औरत थी, इसलिए मैं उसकी बातों को खामोशी से बर्दाश्त किया करती थी। सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी मुझे इग्नोर करना पड़ता था। मैं घर के सारे काम नौकरानियों की तरह करती थी और एक तरफ अपनी सास की भी सेवा करती थी। मेरी देवरानी बस इतना चाहती थी कि वो पूरा घर उसका हो जाए और मेरे देवर को भी उसके बारे में कुछ भी पता कभी न चले। वो मेरे देवर के सामने तो उसकी ही बनकर रहती थी, जबकि देवर के पीछे दूसरे मर्दों के साथ इश्क लड़ाया करती थी। मैं चाहती तो उसकी वीडियो बनाकर उसके पति को भी दिखा सकती थी, मगर मेरे पास तो एक मोबाइल भी नहीं था। उस समय मुझे अपने पति की याद आती थी, जब वो मुझे जबरदस्ती मोबाइल दे रहे थे और उसने कहा था कि जरूरी नहीं कि ना बोलने वाला इंसान मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, ये तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। मगर मैंने फिर भी अपने पति से इनकार कर दिया था कि मुझे मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन मेरी देवरानी ने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी देवरानी इतनी हद तक गिर सकती थी कि अब की बार वो अपना निशाना मुझे बनाएगी। रात का समय था, जब मैं अपने कमरे में जाग रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे छत पे कोई गया है और छत की सीढ़ियों का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं धीमे-धीमे कदमों से छत पे गई। छत पे सच में कोई था, मगर कौन था, ये मैं जानना चाहती थी, क्योंकि कोई छत के कोने की तरफ खड़ा हुआ था। यही देखने के लिए मैं धीमे-धीमे कदमों से उधर गई और ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि छत पे मेरी देवरानी थी और उसके साथ पड़ोस का लड़का भी था। मेरी देवरानी उसके साथ बहुत चिपक कर खड़ी हुई थी और प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। ये सब मैं अपने देवर को दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैं वहां से वापस लौटने लगी ताकि नीचे आकर अपने देवर को जगा सकूं। मगर मेरे पैर से टकराकर अचानक गमला गिर गया था। मेरी देवरानी और वो लड़का समझ गए थे कि छत पर कोई है। वो लड़का घबरा गया और बराबर वाली छत से कूदकर भाग गया था, जबकि मेरी देवरानी मुझे देखकर दंग रह गई थी। मैंने भागने की कोशिश की तो मेरी देवरानी ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, तू आज फिर से मेरी जासूसी कर रही थी। अब तू देख, तू अब कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेगी। मेरी देवरानी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे हाथों से तू नहीं बच सकती। मेरी देवरानी मुझे छत की दीवार के पास लेकर गई। मैं गूंगी थी, इसीलिए मैं शोर नहीं मचा सकती थी, वरना इतनी रात को मेरे चीखने चिल्लाने से आसपास के सारे लोग जाग जाते। मैं बार-बार गर्दन हिलाकर अपनी देवरानी से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मगर मेरी देवरानी मुझे आज जान से मारने वाली थी।
उसने मुझे छत से फेंकने का प्रोग्राम बना लिया था। वो मुझे छत से नीचे की तरफ धकेलने जा रही थी। वो मुझे जबरदस्ती धक्का देने की कोशिश कर रही थी, मगर अंधेरे में अचानक से मुझ पर जोर देने की वजह से वो मुझे धक्का ना दे सकी, बल्कि खुद की छत से नीचे गिर गई थी और गिरकर सीधा घर के बाहर गई थी। और ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी थी, मगर मुझे गिराकर या तो लाचार कर देना चाहती थी या फिर इस दुनिया से भेज देना चाहती थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो खुद ही इस दुनिया से जाने वाली है। उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई है, क्योंकि उसके पाप का घड़ा अब भर चुका था। हैरानी वाली बात तो ये थी कि सिर्फ थोड़ी सी ही ऊंचाई से गिरकर उसकी मौत कैसे हो गई थी। आखिरकार भगवान को मुझे उससे बचाना था। मेरी देवरानी गिरी, तब उसकी चीख नहीं निकली थी। मैं तो वापस अपने कमरे में आ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब थोड़ा थोड़ा दिन निकलते ही मेरी देवरानी की मौत का सबको पता चला, तो चारों तरफ हड़कंप मच गया था। समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई। पुलिस भी आ गई थी। मेरी देवरानी की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया, तो पता चला कि मेरी देवरानी की ऊंचाई से गिरने पे मौत हो गई। उस रात जब मैं छत पे गई थी, वो लड़का भी मौके पे भाग गया था। इसीलिए उसके भागने के बाद हम दोनों के बीच क्या हुआ था, ये तो वो भी नहीं जानता था। उसे डर लग रहा था कि कहीं छत पर रवि तो नहीं आ गया, वो मेरे देवर को हाथों से पकड़ा जाता। इसीलिए वो वहां से भाग गया था। और मेरी देवरानी की मौत किस तरह से हुई थी, ये सब लोगों के लिए एक राज बनकर रह गया था। मगर मेरी देवरानी की हकीकत भी उसके मरने के बाद मेरे देवर के सामने आ चुकी थी। जब मोहल्ले के लोगों ने मेरे देवर को बताया था कि तुम्हारी पत्नी अच्छी औरत नहीं थी, उसका मोहल्ले के ही कई लड़कों के साथ अफेयर था, वो फोन पर बातें भी करती थी और उन्हें मिलने के लिए भी घर में बुलाया करती थी। क्या तुम्हारे घर के बाकी लोगों ने इस बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया? जब मेरे देवर ने इस बारे में मेरी सास को बताया, तो मेरी सास ने मेरे देवर से कहा था, तुम्हारी पत्नी के बारे में बताने की तो सोनम ने कई बार कोशिश की थी, मगर तुमने उसकी बात पर यकीन न करके अपनी पत्नी की बातों पर यकीन किया था। उस दिन के बाद से ही कभी देवर को अपनी पत्नी की मौत पर अफसोस नहीं हुआ था, और फिर उसने धीरे धीरे अपनी पत्नी का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। और वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, न जाने वो किस किस के कांटेक्ट में होगी। मेरी देवरानी के मरने के बाद मेरे देवर के हाथ में उसका मोबाइल भी आ गया था। जब उसने उसके ढेर सारे लड़कों के नंबर देखे जिनसे वो फोन पे बातें किया करती थी, मेरा देवर जो पहले अपनी माँ और भाभी को बहुत बुरा भला समझता था, अब वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होने लगा था। और उसने हम दोनों से अपने किए की माफ़ी भी मांगी थी। उस दिन के बाद कभी भी मुझे उस घर से जाने के लिए भी उसने नहीं कहा था। अब वो अपनी माँ का भी बहुत ख्याल रखता है और मुझे भी अपनी बड़ी बहन की तरह समझता है। मगर मेरे देवर ने दोबारा से किसी लड़की से शादी नहीं की थी और आज वो अपनी गलती पे बहुत पछताते हैं। कभी कभी उन लोगों की बात पर भी यकीन कर लेना चाहिए जो जुबान से नहीं बोलते, जो आपको सच बताने की कोशिश करते हैं, मगर आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप हर बात को एक नज़रिए से देखते हैं। बात का दूसरा पहलू भी समझ लेना चाहिए। शायद बेजुबान इंसान आपसे कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हो जिसमें आपका ही फायदा हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।